वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वाओ साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 दैट इज बायोडायवर्सिटी। तो क्या होती है बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में जान लेंगे, फुल सॉल्यूशन देखेंगे इस चैप्टर का। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नंबर 1, द डाइवर्स flora and fauna of the planet are under great threat mainly due to, यानी कि जो डाइवर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, फ्लोरा एंड फोना यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात कर रहा है, तो वो अंडर ग्रेट थ्रेट होते हैं किसके कारण? ड्यू टू विच? ए ऑप्शन इज ग्लोबल वार्मिंग, बी ऑप्शन इज लेक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, सी ऑप्शन इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरमेंट एंड डी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो इनमें से देखिए इफेक्ट तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है मेनली तो बात करें तो ये हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ अननोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर आर नोन एज, यानी कि वे स्पीसीज जो कि सर्च करने पे भी यानी ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, ऑफ अननोन लाइकली जैसे कि अननोन हो, लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर यानी अक्सर जहां वो पाया जाया करती थी वहां पे नहीं मिल रही, तो उनको क्या कहेंगे? ठीक है, 2 ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। एक है नॉर्मल स्पीसीज, तो ऐसा तो हमने चैप्टर में कहीं पढ़ा ही नहीं है। दूसरा है वल्नरेबल, ये भी नहीं है। एक्सटिंक्ट, ओके ये हो सकता है। रेयर स्पीसीज ये नहीं है, तो यही हमने एक देखा था, एक्सटिंक्ट प्रॉपर्टी स्पीसीज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड दैट माइग्रेट टू इंडिया, कुछ वर्ड होते हैं जो माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग द विंटर्स इज, यानी इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए एनिमल्स होते हैं जो आपके वर्ड्स होते हैं, मोस्टली वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो उनके लिए कोई सरहद कोई बाउंड्री नहीं होती, वो तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से पहली कंट्री, और ओशन में भी है ना कोई बाउंड्री तो डिसाइड है नहीं, तो वो तो मोशन कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो वो कह रहा है ऐसे माइग्रेटरी स्पीसीज कौन से हैं, वर्ड्स कौन से हैं, तो बात कर रहे हैं कॉमन क्रो, भाई कॉमन एक कौवा जो होता है उसकी बात कर रहा है, क्या वो होता है ऐसा? नेक्स्ट है साइबेरियन क्रेन, ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। पैरट जी नहीं, बोथ ए एंड बी, तो राइट आंसर इज साइबर क्रेन, ओके क्रान, ओके तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी किस साल में इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब हुआ था? ऑप्शन है 1970, 1970, 1971, 1972, 1974, कौन सा ईयर है? तो आई थिंक दैट्स वाज 1972, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ, पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स द बायोडायवर्सिटी इज कॉल्ड, धरती का वो हिस्सा जो कि सपोर्ट करता है बायोडायवर्सिटी को इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं उसको, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। सेंचुरी कहते हैं, इकोसिस्टम रिजर्व, बायोटिक कम्युनिटी, तो राइट ऑप्शन इज बायोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट, ए प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, इस एनवायरमेंट में एक ऐसा स्थान जहां पे ऑर्गेनिज्म रहती हैं उसको क्या कहते हैं? होम जी नहीं, रिजॉर्ट नहीं, भाई पार्टी थोड़ी ना हो रही है। हैबिटेट बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, और नेक्स्ट है रिजर्वायर, नहीं, तो राइट ऑप्शन इज सी हैबिटेट। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स हैं ये। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेजेंटली अकरिंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मासेज एक्सटिंक्शन, यानी कि कह रहा है कि किस तरह से प्रेजेंटली अकरिंग आज की डेट में जो है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, एक्सटिंक्शन हो रहा है यानी विलुप्त होती जा रही है, डिफरेंट, ये डिफरेंट है किससे? फ्रॉम अर्लियर, यानी पिछली बार यानी पहले जब हुई थी मास में एक्सटिंक्शन हुआ था, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई थी। ठीक है, स्पीसीज विलुप्त हो गई थी, लेकिन कह रहा है कि वो अभी जो विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्शन हो रहा है उनका, वो पहले जब हुआ था एक साथ सारी विलुप्त हो गई थी, एक्सटिंक्शन हो गया था उनका, तो उससे किस टाइप से डिफरेंट है? ओके, यानी कि अभी जो एक्सटिंक्शन हो रहा है और पहले जो एक्सटिंक्शन हुआ करते थे वो दोनों किस तरह से डिस्टिंक्ट हैं, उनमें कैसे अंतर है। चलिए तो कह रहे हैं इन अर्लियर मास, ठीक है, पुराने टाइम में मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज नेचुरल, वो सब नेचुरल रीजंस की वजह से हुए थे, नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ था। ठीक है, और कैलामिटीज लाइक जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई हो कहीं पे अचानक से, वोल्केनिक एरप्शन, है ना,
कि भाई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो, प्रोलॉन्ग ड्रॉट, बहुत लंबे समय तक वहां पे क्या हुआ हो, सूखा पड़ा हो, लैंडस्लाइड हो गया हो अचानक से, वर रेस्पॉन्सिबल, यानी इस टाइप के रीजन वहां पे रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, यानी एक साथ विलुप्त हो जाए तो कोई यहाँ पे ये रीजंस हो सकते हैं। वाइल एट प्रेजेंट टाइम, लेकिन आजकल की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल, यानी पहले नेचुरल एक्टिविटीज जो थी वो रेस्पॉन्सिबल हुआ करती थी, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, यानी खुद ह्यूमन एक्टिंग कर रहा है इन सब चीजों को। ठीक है, तो आज की डेट में ह्यूमन ज्यादा क्या है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन योर, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, डिस्कस द एन एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल डे टू डे ऑब्जर्वेशन, आप दिन प्रतिदिन में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, उसको डिस्कस करना है ना, एग्जाम्पल की मदद से। हाउ द लॉस ऑफ वन स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज का जो लॉस है, मे लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर्स, यानी कोई एक स्पीसीज अगर लूज होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो अन्य स्पीसीज भी वहां पे क्या होंगी, एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाएंगी, उनका एक्सटिंक्शन होना भी सुनिश्चित है। इस चीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझाइए। तो देखिए एग्जाम्पल की मदद से कहा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ हम आपको यहां पे देंगे। चलिए, तो देखिए ये जो होता है ना, को एक्सटिंक्शन इज द एक्सटिंक्शन ऑफ टू म्यूचुअली रिलेटेड और स्पीसीज, ये म्यूचुअली रिलेटेड स्पीसीज है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी दो स्पीसीज जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हो उनको कहते हैं कि भाई म्यूचुअली रिलेटेड है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक अगर क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी, तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, को एक्सटिंक्शन कहते हैं इस चीज को, यानी एक के विलुप्त होने पे दूसरी भी विलुप्त हो जाए तो को एक्सटिंक्शन इसको कहा जाता है। चलिए एग्जांपल इसके देख लेते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ द होस्ट फिश लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑल दोज पैरासाइट्स एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इट। देखिए चाहे फिश का एग्जांपल दे लें, किसी भी चीज का एग्जांपल दे रहे हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे से लेते हैं, जिसके ऊपर वो रहते हैं, जिसके है ना घर में वो रहते हैं, यानी उनके बॉडी पे भी रह सकते हैं। तो यानी भाई जब बॉडी ही नहीं रहेगी, यानी वो एनिमल ही नहीं रहेगा, तो पैरासाइट्स कहां से जी पाएंगे, ठीक है, तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा भी एग्जाम्पल है, प्लांट पोलिनेटर्स और म्यूटलिज्म। आप जानते हैं प्लांट का जो पोलिनेशन होता है, यानी वो कैसे एक बीज से दूसरा पौधा मतलब जन्म लेता है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट्स, एफिड्स आर पॉलीफेगस, फीड ऑन मोर देन वन प्लांट स्पीसीज। ये क्या करते हैं भाई, है ना, जैसे आप मधुमक्खी की बात करें, हनी बी की बात करें, तो एक पौधे के फूल पे जाके बैठी, वहां पे उसके पैरों से चिपक के वहां से क्या हो गए, एंथ्रेक्स जो है वो दूसरे प्लांट पे चले गए और वहां पे पोलिनेट होने लगे वो। ठीक है, क्या होने लगे, वो ग्रो करने लगे, रिप्रोड्यूस करने लगे आपको, यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी इस तरह से। ठीक है, और मोनोफोगस, फीड ऑन ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट, मोनोफोगस इंसेक्ट में बिकम एक्सटिंक्ट, यानी मोनोफोगस इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। यानी कि भाई अगर हनी बी नहीं रहेंगी तो प्लांट्स जो हैं, है ना, ये फूल वगैरह हैं, तो इनका भी एक्सटिंक्शन तय है, या इन फूल का एक्सटिंक्शन हो जाए तो उनका एक्सटिंक्शन भी तय है। प्लांट स्पीसीज अपॉन विच दे फीड बिकम्स एक्सटिंक्ट, तो यानी ये जो प्लांट थे अगर ये ही एक्सटिंक्ट हो जाएं तो भाई इंसेक्ट्स वगैरह ये भी कहां से अपना भोजन पानी चला पाएंगे, तो ये भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो कई तरह के एग्जाम्पल, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल आप देखें, या जो यहाँ पे नहीं है वह भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया शुड वन यूज व्हाइल कैटेगराइजिंग ए स्पीसीज एज थ्रेटेंड, यानी वो क्या कैटेगरीज हैं, क्या कैसे कैटेगराइज करें उनको, ए स्पीसीज एज थ्रेटेंड, ताकि हम उसको कह सकें ये थ्रेटेंड स्पीसीज है, यानी इसको बहुत ज्यादा खतरा है। चलिए इन IUCN जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी एक इंटरनेशनल यूनियन है, संघ है फॉर कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करने के लिए, किसको, नेचर को। ठीक है, तो आपसे IUCN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, देयर आर 9 कैटेगरीज, यानी कि ये एक रेड लिस्ट जारी करते हैं, रेड डाटा बुक जारी करते हैं, जिसमें 9 स्पीसीज या 9 कैटेगरीज हैं, जिनके बेसिस पे आप इन सब चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई थ्रेटेंड है कि नहीं है। ओके, जैसे कि बात करें रेट ऑफ डिक्लाइन के बेसिस पे कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज के, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, मतलब कितनी उनकी पॉपुलेशन है, कितने एरिया में है, ठीक है, और किस किस जगह पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, इस तरह से। तो देखिए 9 कैटेगरीज हैं, 9 की 9 हम आपको बता रहे हैं।
एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, अब नहीं है वो। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी वाइल्ड लाइफ में वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इनको ईडब्ल्यू से भी कह सकते हैं, है ना भाई। एक नहीं आपकी हो गई वाइल्ड की कैटेगरी में आ सकती है, नॉन वाइल्ड की कैटेगरी में आ सकती हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी इनको बहुत ज्यादा खतरा है, एंडेंजर्ड मतलब इनको खतरा है। वल्नरेबल यानी कि ये विलुप्त हो सकती हैं। लीस्ट कंसर्न थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है। नियर थ्रेटन यानी इनको ये खतरे की कगार पे आ गई हैं, यानी इनको अब खतरा हो सकता है। डाटा डेफिशिएंट यानी कि डाटा की कमी है, कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। नॉट इवेल्यूएटेड इसको हमने इवेल्यूएट नहीं किया। कुल मिला के आप ये देखिएगा जैसे यहाँ नीचे से ऊपर की साइड को बढ़ रहे हैं तो इन पे लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा और वो विलुप्त होने की कगार पर होती चली जाएंगी। यानी सबसे नीचे वाला जो है उसको सबसे कम खतरा है और सबसे ऊपर वाला जो है उसको बहुत ज्यादा खतरा है, यानी वो लगभग विलुप्त हो चुका है। तो इस तरह से 9 आप इस तरह से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 3 ऑफ द 4 मेजर, क्वेश्चन ये है ऑफ द 4 मेजर कॉजेज, कह रहा है कि 4 मेजर कॉजेज हैं ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी खुद से ही कह रहा है एग्जामिनर कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 कारण हैं। मेन कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन की तरफ से, यानी इस टाइप से 3-4 तरह के आपको क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब कह रहा है विच अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार कौन सा इज द मेजर कॉज, सबसे बड़ा रीजन है फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे बड़ा कारण आपके नजर में कौन सा है। गिव रीजंस, है ना, कारण बताइए टू सपोर्ट योर आंसर, है ना, जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। देखो भाई, आउट ऑफ द 4 मेजर कॉजेज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेजर कॉज। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे नजरिए से देखा जाए तो हैबिटेट लॉस जो है यानी किसी का आवास ही खो जाएगा और फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब देखिए इसको सपोर्ट कैसे करेंगे भाई, हम अपने आंसर को सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो इस टाइप की चीजें जब होंगी, ठीक है, तो हम कैसे उसको समझ कर सकते हैं। ये देखिए ये थिंग 3 था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो अगर हमसे कह रहा है कि अपने आंसर को आप सपोर्ट कैसे करेंगे, तो भाई देखो हैबिटेट लॉस होगा जब एक किसी स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हैबिटेट लॉस का मतलब उसको खाने पीने की दिक्कतें हो जाएंगी। भाई कहाँ से अपनी मतलब अपने आप को वो सर्वाइव कर पाएगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जानी है, ठीक है, डेथ हो जाएगी मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाई, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक स्पीसीज के लॉस होने से अदर जो स्पीसीज हैं उनका भी लॉसेस होना तय है, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हमने अभी यहाँ पे ये बताया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेजर कॉज, यानी हमारी नजर में ये सबसे ज्यादा है और होता भी एग्जैक्टली यही है। तो पिछला वाला जो एग्जाम्पल था अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे दोबारा से उसको आंसर को रिपीट नहीं किया है। चलिए, हाउ डज द कटिंग ऑफ ट्रीज पॉज थ्रेट टू एनिमल एंड बर्ड्स, यानी आपको ये बताना है कि पेड़ों का काटे जाना किस तरह से डालता है, पॉज करता है उनके ऊपर, इंपोज कर देता है ए थ्रेट, एक खतरा मंडराने लगता है उनके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर एंड बर्ड्स के ऊपर। यानी पेड़ काटोगे तो एनिमल और बर्ड्स को किस तरह से खतरा पैदा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, ज्यादातर जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट में रहते हैं मतलब ट्री, एंड आर लूजिंग देयर हैबिटेट, और वो अपना हैबिटेट खो रहे हैं ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, किसके कारण, पेड़ों के काटे जाने के कारण। लॉस ऑफ हैबिटेट कैन लीड, हैबिटेट लॉस होना ये लीड कर सकता है, ठीक है, लेड टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन, स्पीसीज लुप्त हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, इनके लिए खतरा बढ़ जाता है। एज दीज ट्रीज, क्योंकि भाई ये ट्रीज जो है आर फूड सोर्स, यानी उनके लिए खाने का साधन है, भाई फलों को खाते हैं, अन्य चीजों को खाते हैं, फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, किसके लिए, बर्ड्स और एनिमल के लिए क्या है, फूड के सोर्स होते हैं। तो भाई इनका अगर करोगे तो इनके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, ट्री को काटोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज रेड डाटा बुक कंटेन, रेड डाटा बुक में होता क्या है, उसमें है क्या। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक को मेंटेन करने का एक कारण, एक एडवांटेज तो हमको बताइए कम से कम, है ना, यानी रेड डाटा बुक क्यों मेंटेन की जाए, क्यों बनाई जाए, हम बना क्यों रहे हैं उसको, तो उसका एक आप एडवांटेज हमें बताइए, फायदा बताइए कोई एक। चलिए, रेड डाटा बुक कंटेन लिस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज एंड दोज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन,
रेड डाटा बुक जो होती है उसके पास होती है लिस्ट, किसकी लिस्ट? रेयर स्पीसीज की। रेयर मतलब जो कम, बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी कहीं कहीं पाए जाते हैं। एंड दोज, और उनकी जो कि डेंजर में, खतरे में, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि उन पे खतरा मंडरा रहा है कि वो विलुप्त हो ही जाएंगे अब, है ना। तो ऐसी रेड डाटा बुक में इन सब जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, इनकी एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है। चलिए आगे देखते हैं। The Red Data Book helps us by providing complete information. रेड डाटा बुक क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? प्रोवाइडिंग, हमें प्रोवाइड कराती क्या? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी प्रोवाइड कराती है। फॉर रिसर्च, रिसर्च कर सकें, स्टडीज, है ना, अध्ययन कर सकें, मॉनिटरिंग, उनकी देख रेख कर सकें, द प्रोग्राम्स ऑन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। यानी कि बेसिकली ये बुक जो है हमारे ऐसे स्पीसीज की लिस्ट प्रोवाइड कराती है, उनके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, और उस जानकारी के आधार पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एंडेंजर स्पीसीज हैं और उनका हैबिटेट है उसके बारे में। तो देखो भाई, जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? हमें जानकारी ही नहीं है। तो यानी जानकारी होना बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा वेपन बन जाता है, हथियार बन जाता है। किसी को आप बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया? किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं? किसके बीच अंतर बताना है? फ्लोरा एंड फौना के बीच। चलिए फ्लोरा एंड फौना के बीच अंतर बताते हैं। तो देखिए क्या है, द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स लिविंग इन देयर हैबिटेट, यानी अलग अलग तरह की बहुत सारी स्पीसीज प्लांट्स लिविंग, किसकी? प्लांट्स की, लिविंग इन देयर हैबिटेट, जो अपने हैबिटेट में, आवास में रह रही हैं, इज नोन एज फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का फ्लोरा कहा जाता है। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि भाई देखो, किसी भी चीज का अपना हैबिटेट होता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्लांट्स की स्पीसीज जो होती है, जो किसी प्लेस पर रहती हैं, उनको कहते हैं वहां का फ्लोरा। यानी बेसिकली प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में बात करें, उन्हीं को कहते हैं फ्लोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अब देखो पहले ली थी प्लांट्स की, अब किसके लेनी है? एनिमल्स के। लिविंग इन देयर हैबिटेट इज नोन एज फौना ऑफ दैट प्लेस, यानी कि आपसे कहें जे डिफरेंट एनिमल्स की स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज अगर रह रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो कहेंगे ये उसका फौना है, उस प्लेस का फौना है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट आर द स्पीसीज? नेम एनी 5 स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती हैं? किन्हीं 5 का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं, नाम लिखते हैं भाई, क्यों नहीं लिखेंगे? ओके, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का एक ग्रुप, और एनिमल या एनिमल का कोई ग्रुप, हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जिनमें कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी बहुत सारे प्लांट्स ले लो तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी। बहुत सारे अगर एनिमल्स आपने ले लिए तो उनमें अगर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और उनका एक ग्रुप बना लिया जाए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स का या आप कहिए एनिमल्स का, विच डिस्टिंग्विश देम, जो कि आप अंतर करें, ठीक है, वो क्या करें? अपने आप को डिफरेंट साबित करें, अंतर साबित करें, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, कुछ उनमें अंतर, कुछ डिफरेंशिएट हो। कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। अमंग देमसेल्फ, अपने आप में, बीच में, है ना। आर कॉल्ड स्पीसीज, उनको हम कहेंगे स्पीसीज, ओके। चलिए एग्जाम्पल, राना टिग्रीना। ये जो राना टिग्रीना है बहुत ही फेमस है ना। ये फ्रॉग की एक स्पीसीज होती है। होमो सैपियंस बात करें तो ह्यूमन की एक स्पीसीज है, तो हम सभी लोग होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। चलिए रेड सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड समझ रहे हैं आप? लाल चंदन। अभी अभी हाल फिलहाल में आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पराज, है ना। कौन सी मूवी थी? पुष्पा, ठीक है। उसमें लाल चंदन की तस्करी हुआ करती थी, चोरी हुआ करती थी, तो यही है रेड सैंडलवुड, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्लांट्स की एक स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट, वाइपर, भाई एक सांप है, स्नेक है, और कोबरा एक स्नेक है, इनकी प्रजाति, इनकी स्पीसीज है। चलिए आगे चलते हैं। What was the प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? What was the objective of this प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यानी आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या क्यों हम इसको चला रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। टाइगर इज नेशनल एनिमल। टाइगर क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है ऑफ इंडिया।
प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1973, 1973 में। टाइगर्स आर पॉज्ड, यानी उनको मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है, फॉर देयर बोन्स, उनकी हड्डियों के लिए, एज बोन्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज, यानी उनकी हड्डियों का मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टाइगर को लोग मार देते हैं। बताइए, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसलिए टाइगर रिजर्व्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, संवैधानिक मान्यता दी गई। द एम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का जो एम है, इज टू प्रोटेक्ट टाइगर, टाइगरों को बचाना है, उन्हें संरक्षित करना है। इंडिया इज होम अबाउट 70% टाइगर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर पाए जाते हैं उनका 70% तो हमारे इंडिया में ही पाया जाता है, उनके लिए एक अच्छा घर है ये, है ना, इंडिया अपना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है लॉन्ग क्वेश्चन की ओर तरफ मूव करेंगे हम। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट भी है इसमें, डेस्क्राइब वेरियस कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए डिफरेंट आप कुछ कारण हमें गिनाइए, बताइए। चलिए तो पहले बायोडायवर्सिटी बताना है, फिर वो किस वजह से लॉस हो सकता है उसके बारे में भी बताना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए टर्म, ये एक टर्म है, दैट डेस्क्राइब, जो कि डेस्क्राइब करता है, बताता है, दैट वेराइटी ऑफ लिविंग, यानी बहुत सारी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी वैरायटी है ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडायवर्सिटी ये बताती है कि भाई जो रहने वाली चीजें हैं, लिविंग चीजें हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे हैं अर्थ पे, तो ये है आपकी बायोडायवर्सिटी। ओके, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द, इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं आप, डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के वेरिएशन होने की जो डिग्री है उससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एनकम्पासेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम सच एज कोरल रीफ्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, तो ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हैं। मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण क्या हैं, तो मुख्य कारण हैं डिफोरेस्टेशन, यानी जंगलों का उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना। डिफोरेस्टेशन लीड्स, ठीक है, लेड्स टू सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन होता है डिफोरेस्टेशन की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसके कारण, और चेंज इन क्लाइमेट भी होता है ना। तो डिफोरेस्टेशन एक हो गया, दूसरा हो गया चेंज इन क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के बर्बाद होने के प्रमुख कारण बताइए, और कौन से एडवर्स जो कि निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, यानी अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हम लोगों पे पड़ने वाले हैं उसके बारे में बताइए। चलिए द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, कुछ हैं। नंबर ए, सॉइल इरोजन, यानी सॉइल एरोड हो जाती है, अपनी जगह पे सॉइल टिकी नहीं रहती, बह जाती है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप द सॉइल पार्टिकल्स बाइंड, जो जड़ें होती हैं पौधों की वो सॉइल पार्टिकल को बांधे रखती हैं, जकड़े रखती हैं, उनको हिलने डुलने नहीं देती हैं, बाइंड टुगेदर। कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ काटेंगे, रिजल्ट्स इन, जिसके कारण परिणाम क्या होगा, इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के पार्टिकल्स हो जाएंगे वो लूज हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, एंड दस द सॉइल इरोजन अकर, और फिर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी पार्टिकल बह जाएंगे, उस जगह पे स्टेबल होके नहीं रह पाएंगे। ओके, ये हो जाएगा, है ना। और क्या है, सॉइल इनफर्टिलिटी, यानी सॉइल की क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि पेड़ पौधे उसमें पैदा नहीं होंगे, वो फर्टाइल नहीं रह जाएगी। ओके, टॉप मोस्ट सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, तो यानी कि जो ऊपर वाली सॉइल होती है वो उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गेट्स इरोडेड, वो इरोड हो जाएंगे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज हो जाएगी, इट मे कॉज डिजर्टिफिकेशन, इसकी वजह से रेगिस्तान क्रिएट होने लगेंगे, उपजाऊ भूमि नहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट, उससे क्या हो सकता है, अब लॉस ऑफ हैबिटेट भी हो सकता है इससे। ठीक है, किस तरह से होगा, देखिए लॉस ऑफ हैबिटेट, डिफोरेस्टेशन कॉजेज लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो है ना कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, पेड़ पौधों पे रहते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा बेटा, उनके लिए हैबिटेट लॉस हो जाएगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। चलिए ग्लोबल वार्मिंग, और भाई ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगी। ठीक है,
डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो भाई वो तो क्या करते थे, CO2 लेते थे, बदले में हमको ऑक्सीजन दिया करते थे। अब CO2 लेने वाला ही नहीं बचेगा तो इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मात्रा बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच, जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज लिखना भूल गए, चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, आई थिंक बहुत छोटा हो गया है ना, चलिए कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेम एनी टू, किन्हीं दो के नाम बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। वेयर आर दीज बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, ये कहाँ लोकेट हैं। चलिए पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लर्निंग प्लेसेस होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझिए हमारे हित भी सुरक्षित रहे, हमको भी चीजें मिलती रहे और हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको भी चीजें मिल जाएं, यानी उनका हक हम ना मारें, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, या ये डेफिनेशन थोड़ी अजीब लग रही तो ये है ना, बुक के अकॉर्डिंग आपकी ये डेफिनेशन है। देयर आर इकोसिस्टम विद प्लांट्स, यानी प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ एक इकोसिस्टम बना हुआ है ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट। अनयूजुअल मतलब यूजुअली जो होता है वो नहीं, अनयूजुअल थोड़ा हटके, साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट बने हुए हैं। इन इंडिया देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो चलिए जानते हैं, 18 के नाम तो नहीं है, इसने तो कहा था NE2 के, और 18 के नाम वैसे तो 18 हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कुछ के नाम तो आपको बताई देते हैं, 5-6 के यहाँ पे। चलिए ये है बायोस्फीयर रिजर्व, ये है प्लेस कहाँ पे है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप जानते हैं कि उत्तरांचल के नाम से पहले जाना जाता था। चलिए पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड। चलिए दूसरा है पन्ना। पन्ना कहाँ पे है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु में, केरला में एंड कर्नाटक में। अब आप कहेंगे सर ये तीनों जगह पे कैसा आ गया। भाई देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई बाउंड्री नहीं है, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब भाई हाथी के रहने का प्लेस ऐसा थोड़ी होगा, नदी नालों का इनका प्लेस थोड़ी होता है कोई। भाई ये पहले स्टेट की बाउंड्री पे पड़ता है, दूसरे स्टेट की बाउंड्री पे पड़ता है, तीसरे स्टेट की बाउंड्री पे पड़ता है ना, तो ये जंगल का एरिया है तो कहीं भी पड़ सकता है ना, तो इसलिए यानी तीनों स्टेट में थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका है। चलिए नेक्स्ट है सुंदरबन। आई थिंक सुंदरबन का नाम समझते आप समझ गए होंगे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, कहां पे है ये, वेस्ट बंगाल। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, ये भी आपका है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब निकोबार आप समझ गए होंगे, अंडमान एंड निकोबार की बात हो रही है। नेक्स्ट है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे बेटा, उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इस तरह से हमने आपको लगभग यहाँ पे 6-7 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताए, ठीक है, तो इतने काफी हैं। आई थिंक उसने 2 पूछे थे, एग्जैक्टली 18 है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखें तो बेहतर होगा। चलिए आगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी निम्नलिखित तथ्यों को, टर्म्स को आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर। ओके, क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज को बताना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को बताना है, वल्नरेबल स्पीसीज को बताना है, एंडेमिक स्पीसीज को बताना है, यानी इनकी चारों की डेफिनेशन आपको लिखनी है विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। चलिए पहला देखते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। भाई एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहाँ पे है, क्या इसमें था क्या, आई थिंक इसमें था तो नहीं शायद, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाला स्पीसीज, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, चलिए होगा कहीं पे तो देखेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है, प्लांट, हाँ कोई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम ना होने पाए। चलिए चेक करते हैं अभी। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है, प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि प्लांट या एनिमल की ऐसी स्पीसीज जो कि नो लॉन्गर अब नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती एनीवेयर, कहीं भी ऑन द अर्थ, इस अर्थ पे, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि जो कि आज की डेट में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको क्या कहेंगे हम, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एग्जांपल ले लो, डोडो बर्ड, लेब्राडोर डक, ठीक है, ये 2 एग्जांपल हो गए, उसने तो एक कहा था, हमने फिर भी 2 दे दिए। और हाँ आप यहाँ पे डायनासोर भी लिख सकते हैं, एक्सटिंक्ट वो विलुप्त हो चुके हैं। चलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें तो यहां पे आ जाते हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज। देखिए डेफिनेशन लगभग वही है हर किसी की, प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट फेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा,
ऐसी स्पीसीज प्लांट की या एनिमल्स की जिनको एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई, बहुत है ना, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, यानी वो विलुप्त कभी भी हो सकती हैं अब, है ना। तो इस टाइप का रिस्क समझो, खत्म होने को ही है समझो, ऐसा है ना। इन द वाइल्ड आर कॉल्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो कहते हैं कि उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, यानी कोई भरोसा नहीं है अब, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से, है ना, इतना ज्यादा खतरा जब हो तो आप समझ जाइएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज किसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे बचाया जा सकता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर आपको देखना है तो आप हमारा वीडियो वहां पे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, जनरल स्टेट में ही पड़ा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जब डालेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में फुल डिटेल। एशियाटिक चीता, यानी एशिया का जो एशियाटिक चीता है वो भी हमारा लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। नेक्स्ट, अब एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं। तो देखो भाई, इससे पहले था क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी उसको बहुत ज्यादा खतरा था, एंडेंजर्ड है तो मतलब थोड़ा कम खतरा है ना। तो फिर से भाई डेफिनेशन, प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट फेस ए वेरी हाई रिस्क, पिछले वाले में था एक्सट्रीमली हाई, इस बार है वेरी हाई, है ना। तो यानी पिछले वाले से थोड़ा कम रिस्क है, थोड़ा सा, यानी बेसिकली ये रिस्क की एक कैटेगरीज बना दी गई, किसको कम खतरा, किसको ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा, इस तरह से। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे कि बंगाल टाइगर हो गए, जियान पांडा हो गया हमारा, ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा खतरा है। चलिए, यानी इनको हमको सेव करना चाहिए, तो सेव द टाइगर है ना, इस तरह से प्रोजेक्ट काफी चलाए गए थे पहले। वल्नरेबल स्पीसीज ये क्या होती है, फिर से डेफिनेशन वही रहेगी, प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट फेस ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज, यानी इनको क्या है, हाई रिस्क था। तो पहले था एक्सट्रीमली हाई रिस्क, फिर आया वेरी हाई रिस्क, फिर आया हाई रिस्क, यानी कि क्या कह सकते हैं, एक्सटिंक्शन खतरे की जो है वो क्वालिटी थोड़ी घटती चली जा रही है, बस आप इतना समझ लीजिए। चलिए, तो इसमें क्या है, हमारे इंडियन राइनोसोरस और यॉक, ये दो एनिमल्स यहां पे आ जाएंगे। चलिए, अब आते हैं हॉट्स क्वेश्चन की तरफ। ले देके एक ही हॉट्स है जिसमें 4-5 पॉइंट है, 4-5 क्वेश्चन है, तो उसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ये दी एंड। ओके, द स्पीसीज ए एंड बी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड, दो स्पीसीज हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज हैं ए और बी, आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, और ये केवल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, ऐसा नहीं कि हर जगह पाई जाती, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है ए और बी स्पीसीज, ठीक है। अब द स्पीसीज सी जो स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल्स इज लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक, तो ये क्या है भाई, सी स्पीसीज रेड डाटा बुक में लिस्टेड है ऑफ इंडिया, वेयर स्पीसीज डी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो देखो भाई, ए और बी स्पीसीज जो हैं वो क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। ओके, समझ में आ गई हमको बात। सी स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है कि ये रेड डाटा बुक में है, उस लिस्ट में है, और डी की बात कह रहा है कि ये डी स्पीसीज तो कहीं पाई ही नहीं जाती है इस पूरे अर्थ पर। तो चलिए, इनके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू स्पीसीज लाइक ए एंड बी, ए और बी स्पीसीज को आप क्या नाम देंगे, ठीक है। तो भाई ये केवल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, तो ऐसी को कहते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली। दूसरा, व्हाट आर द स्पीसीज लाइक सी नोन एज, सी को क्या कहेंगे भाई, सी का मतलब क्या था, रेड डाटा बुक में है, रेड डाटा बुक की सूची में है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेम वन स्पीसीज लाइक सी। अब जो सी है आपने नाम तो दिया भाई, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उनका एक का नाम भी दे दीजिए। तो ये देखिए, अभी नहीं दिया था, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, बंगाल टाइगर एंड जियान पांडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पेशल, सॉरी बेटा, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ स्पीसीज लाइक डी, यानी कि स्पेशल स्पीसीज जो है लाइक डी मतलब जो कि विलुप्त हो चुके हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको तो कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और लास्ट है नेम वन स्पीसीज लाइक डी, यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज का कोई एग्जांपल दे दीजिए, नाम बता दीजिए। तो ये भी हम कर चुके हैं, डोडो बर्ड और डायनासोर, है ना। इस तरह से दो, ये पूरा आपका हॉट्स क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आज का चैप्टर हम लोगों ने पूरा किया। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।